कोई शराब पीता है तो उसका लिवर खराब हो जाता है। हाँ। लेकिन आपको हैरत होगा सुन के कि कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है उसका लिवर भी खराब होता है। जैसे मेरे घर में तो शायद चीनी पूरे साल में 1 किलो नहीं आती होगी। तो डॉक्टर साहब, जिस मकाम पर आज आप हैं, जब आपने एमबीबीएस करा था उस टाइम सोचा था कि यहाँ तक पहुँचेंगे? तो काम किया करता था मिल में भी। अच्छा। मोटा जोड़नी है, पटा जोड़ना है, नट कसना है। हम्म। और आर्थिक तंगी थी तो हम लोग एक ही किताब से पढ़ते थे। अच्छा। मैं पढ़ता था, वो सुनता था। तुम्हें अगर नट बोल्ट कसने हैं तो तुम ऑर्थोपेडिक ब्रांच ले लेना। तो इस तरह से मैं ये बड़ी ऑर्थोपेडिक अच्छी आ बात गया। आपने कही, नट बोल्ट कसने हैं तो ऑर्थोपेडिक ले लो। जी। मतलब इंसानों के नट बोल्ट कसने लगे आप। तो आजकल जो नए बच्चे हैं वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते, जी। तो आप एक छोटा सा संदेश और दे दीजिए कि कितने फायदे हैं जॉइंट फैमिली के। देखिए, ऐसा है तो दुख सुख का बहुत फायदा है। हाँ। सबसे बड़ा तो दुख सुख का फायदा। माँ बाप को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति आप देख रहे हैं बढ़ रही समाज में। तो हर लेडीज को, हर जेंट्स को, हर उम्र में एक्सरसाइज और जिम करनी चाहिए। जी। शहर में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप भाजपा में है, काम कर रहे हैं उसमें, तो भाजपा ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? आपने हॉस्पिटल की बात करी, जी। तो अभी नीरज मौर्य जी ने कहा था कि हॉस्पिटल वाले लूट रहे हैं। जी। क्या कहेंगे इस पे? रोज नया इक्विपमेंट आ रहा है। एग्जैक्टली। जब आप खर्चे देखते हैं तो कोई इक्विपमेंट 4 करोड़ का है, कोई 2 करोड़ का है, कोई 3 करोड़ का है। तो जो प्राइवेट लोग आप लोग मशीनें या इक्विपमेंट खरीद रहे हैं उस पर सब्सिडी देना चाहिए सरकार को। स्वास्थ्य मंत्री बन गए तो क्या क्या करेंगे? आपको इस शहर विधानसभा में क्या क्या कमियां दिखाई देती हैं? अगर हम आज किसी का घुटना बदल रहे हैं तो हम अगले दिन उसे चला सकते हैं। भाई गेहूं तो छोड़ना ही छोड़ना है, शुगर भी डॉक्टर साहब ने बताया है कि वो भी छोड़ना है। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हेल्थ इश्यूज़ पर और अपनी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल आपका कैसा हो, किस तरह से आप खुद का ख्याल रख सकते हैं, कैसे आप बीमारियों से बच सकते हैं और साथ ही अपनी हड्डियों को मजबूत कैसे रख सकते हैं। क्योंकि बढ़ती उम्र में ज़्यादातर देखते हैं कि जोड़ों में दर्द होने लगता है, अक्सर हम गिर जाते हैं, तो घुटना बदलना है कि कूल्हा बदलना है, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। आज कुछ यही बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे शहर बरेली के जाने माने डॉक्टर विनोद पागरानी जी। आप डायरेक्टर हैं खुशलोक हॉस्पिटल के और बहुत सारा लंबा चौड़ा परिचय है जो मैं आपको देने वाली हूँ। आप उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के, आप अध्यक्ष हैं बरेली ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के और पूर्व अध्यक्ष हैं आप आईएमए हॉल बरेली में। इसके अलावा अध्यक्ष हैं लोक खुशहाली चैरिटेबल ट्रस्ट के। अभी और रह गया है, आप हैं वरिष्ठ भाजपा नेता। बस अब पूरा हो गया। और मैं ये कहने जा रही हूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं बहुत चर्चित तो हैं ही, लेकिन एक ख़ास बात आजकल और देखने को मिल रही है कि आपको राजनीति का शौक़ हो गया है। आप भाजपा के लिए काम कर रहे हैं या कहें कि लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आ गए हैं। तो दोनों चीज़ों में कैसे तालमेल मिलता है पहले तो ये जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी काम है वो करते हैं कि हड्डियों की देखभाल कैसे की जाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें आप कैसे कर लेते हैं, राजनीति में भी है और इसमें भी है। तो पहला सवाल आपसे ये बनता है, मैनेजमेंट कैसे होता है? देखिए, समय तो सभी के पास 24 घंटे ही है। हाँ जी। आपका जहाँ रुचि होती है आप वहाँ समय निकाल लेते हैं। जी। समय निकालना पड़ता है आपको, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जरी और मेडिकल लाइन एक हमारे जीवन का एक पार्ट है। हाँ जी। हमारी रीढ़ है, हमारे स्पाइन है। बिल्कुल। तो निश्चित ही सुबह से शाम तक अस्पताल के लिए टाइम तो है ही। हम्म। और सच मायने में देखें तो वो एक जीवन यापन का जरिया तो है, लेकिन अस्पताल के माध्यम से आप स्वतः ही समाज के लोगों से जुड़ जाते हैं। जी। जैसे हम पिछले मेरी प्रैक्टिस 2004 से आज 2025 हो गई, तो 20-21 साल की प्रैक्टिस है। तो 20-21 साल की प्रैक्टिस में आप लगातार हज़ारों मरीज का ऑपरेशन कर चुके, हज़ारों लोगों से ट्रीट कर चुके। लोग आते हैं, कोई
सक्षम है, कोई सक्षम नहीं है, सबको निभाना होता है। बिल्कुल। और लोगों से, परिवारों से आप जुड़ जाते हो, तो आप स्वतः ही सामाजिक हो जाते हो जब आप एक डॉक्टर होते हो। तो क्योंकि आपके मन में ये होता है कि यार ये पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में आया है, ये किसी वजह से उसका इलाज ना रुके, वो सही होके जाए, ऐसा आपका भाव रहता है। स्वतः ही मुझे लगता है कि कोई आप जब आप किसी का ट्रीटमेंट कर रहे होते हो, पूरा मनोभाव से कर रहे होते हो, तो परिणाम जब अच्छे आते हैं तो उसके परिवार ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब, हम लोग हेल्थ इश्यूज़ की बात कर रहे हैं कि एक डॉक्टर हमारे सामने हो और हम उनसे ये बातें ना करें तो प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। डॉक्टर साहब, बढ़ती उम्र में देखते हैं कि हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, क्या ये सही बात है या कुछ परेशानी होती है इसलिए कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ? देखिए, हड्डियाँ कमज़ोर होना एक हमारी जब ग्रोथ बढ़ रही है, जब हम मेच्योरिटी अटेंड करते हैं 18 साल के आसपास की एज है, तो हमारा 18 से 25 के बीच में पीक बोन मास होता है। मतलब मैक्सिमम हमारे कैल्शियम के स्टोर्स होते हैं बॉडी में, सब कुछ हेल्थ अच्छी होती है। उसके बाद जो पीक बोन मास हमने अटेंड करा, उस जो बचपन से अब उस वाले ग्रोथ पीरियड में जितना अच्छा हमने खाया पिया, जितना हमने फिजिकल एक्टिविटी करी, उतना अच्छा हमारा पीक बोन मास होगा। अच्छा। तो आपने जो शुरू में खाया पिया है और शुरू में जो एक्सरसाइज करी है, तो शुरू में आपका एक्यूमुलेशन कितना अच्छा हुआ, वो एक बेसलाइन लेवल हो गया उस किसी पर्सन का, वो लास्ट तक काम आएगा। वो लास्ट तक काम आएगा। अच्छा। जैसे कह सकते हैं ना, किसी ने जो स्टोर कितना इकट्ठा किया, भंडार जो इकट्ठा करा, भंडारण ज्यादा किया आपने, तो वो भंडारण आपके जीवन भर चल रहा है। बिल्कुल। और किसी ने अपने बचपन से ज्यादा खेला कूला नहीं, एक्सरसाइज नहीं करी, बहुत अच्छा खाया पिया नहीं, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, तो उसके भंडार इशू से कम रहे, तो डिप्लीशन जल्दी हो जाएगा उसका। बिल्कुल। तो पहला तो मैटर करता है कि आपकी लाइफस्टाइल बचपन से कैसी रही। दूसरा, उस 25 साल के बाद जब वो बोन मास कम होने लगता है, उस दौरान आपने क्या खाया पिया, क्या हेल्थ की एक्टिविटी करी, क्या आपने एक्सरसाइज करी। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो स्वतः ही होते हैं, जैसे आयु अपने आप में एक रोग है, क्योंकि आयु बढ़ती है तो चीज़ें कम होती हैं। आयु के अलावा एक रोग है महिलाओं में, इसे रोग नहीं करना चाहिए, स्वतः एक नेचुरल प्रक्रिया है, मीनोपॉज आता है जी। मीनोपॉज आता है तो एक ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है, तो हड्डी का घनत्व कम होता है। अच्छा। तो मीनोपॉज के बाद खासकर महिलाओं में हड्डियों की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो या किसी कैल्शियम को खाते रहना चाहिए डॉक्टर साहब? सिर्फ कैल्शियम खाने से कुछ नहीं होता। अच्छा, हम लोग ये मानते हैं कि कैल्शियम खा हाँ, लो आम जन को रोज। लगता है कि कैल्शियम खा लें तो काम चल जाना है, हाँ। लेकिन कैल्शियम अगर आप खाएंगे तो शरीर को लगे, तो क्या करें? तो वो उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी जीवन शैली क्या है। दूसरा, संग संग एक्सरसाइज के अलावा अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस नामक मर्ज होने लगा है, हड्डी का घनत्व कम होने लगा है, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो हड्डी को आपके कैल्शियम को आपके हड्डी में चिपकाने का मदद करते हैं। अच्छा। वो कैल्शियम आपको लगे शरीर में। आपका विटामिन डी कम तो नहीं है, आपके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस मर्ज है तो उसको ट्रीटमेंट की अलग दवाइयाँ हैं। तो सिर्फ कैल्शियम खाने से हड्डी का घनत्व बढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। विटामिन डी साथ में खाना चाहिए, ऐसा कुछ है? हाँ, विटामिन डी कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अच्छा। और विटामिन डी धूप से मिलता है, गोली से नहीं मिलता? गोली उसका एक ऑल्टरनेटिव है। अच्छा। गोली उसका एक ऑल्टरनेटिव है, लेकिन आप किसी खाद्य पदार्थ में यूजली नहीं मिल पाता है। लेकिन महिलाएं तो डॉक्टर साहब बचती धूप में जाने से। महिलाएं भी, आजकल बच्चे भी, क्योंकि खेलकूद में बाहर नहीं, ओपन स्पेसेस नहीं है, हाँ। हमारा सारा शरीर कवर्ड रहता है, स्किन का एक्सपोजर सन को नहीं है। बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि हमारे शरीर में कैल्शियम विटामिन डी बन नहीं पाता है। बन नहीं पाता है। तो अगर हम ज़्यादातर लोगों को विटामिन डी चेक कराएंगे तो आजकल की जीवन शैली में ज़्यादातर लोगों को कम आता है। हाँ, कम आता है। तो बेटा, आपको सारे लैब रिपोर्ट आदमी कराता है, सब कुछ सब ठीक है, विटामिन डी कम आया है, इसलिए होता है। हाँ, यही होता है। तो विटामिन डी इसलिए खा लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा विटामिन डी शरीर को नुकसान करता है, तो डॉक्टर की राय से ही खाएं। सलाह से खाना चाहिए। इसके अलावा कितना कैल्शियम कम हो रहा है और उस कैल्शियम कम होने पे किस स्टेज पे क्या ट्रीटमेंट करना है, वो पुरुषों में, महिलाओं में, हर किसी का एक अलग अलग तरह से इलाज है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात तो हुई कैल्शियम और विटामिन डी की। खान पान भी फर्क पड़ता है हमारा हड्डियों पर या पूरी बॉडी पर? खान पान कैसा हमारा होना चाहिए? देखिए, मैं बताऊं कि
सही मायने में देखेंगे तो आजकल हड्डियों के ज़्यादातर रोग, हम्म 90% रोग वो जीवन शैली संबंधित ही है। हम्म अगर लोगों की जीवन शैली सुधर जाए तो 90% हड्डी के डॉक्टरों का काम ही खत्म हो जाए। तो क्या ऐसा करना चाहिए? करना ये चाहिए कि देखिए, सच मायने में तो हम लोग, जब इंसान एक नॉर्मल जीवन, अगर आप जैसे जंगल में कोई पशु करता है, हाँ उतनी एक्टिविटी हम नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। नेचर, भगवान ने तो वैसे ही बनाया था, हाँ तो उतनी एक्टिविटी लेवल पे अगर हम जाते हैं, हम्म उस तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं, हम्म जो मौजूदा स्थिति में पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन वो एक नेचुरल चीज़ थी। हाँ। वहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हम्म और जहाँ पहुँचे वहाँ पर हम हर चीज़ के लिए, हमें कार चाहिए, हर चीज़ के लिए हमें टू व्हीलर चाहिए, तो चलना फिरना नहीं होता, खेलना कूदना बहुत कम हो गया है, जगह कम हो गई है हर जगह। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। हाँ और खान पान में हम सब चीज़ बहुत रिफाइंड खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, हाँ शुगर्स ले रहे हैं, वाइट शुगर ले रहे हैं। तो जितनी चीज़ें रिफाइंड होती जाती हैं, जितनी वो नेचर से दूर होती जाती हैं, उतना उसमें बीमारी होती जाती है। तो वाइट शुगर नुकसान देती है? निश्चित है। मैं तो कहता हूँ कि एक जो समाज में धारणा है कि मीठा, जिसको डायबिटीज़ की बीमारी है, वो नहीं खा सकता, ये गलत धारणा है। मीठा तो हर किसी को नुकसान करता है। अच्छा। अगर आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, अगर आप मीठा खा रहे हो तो आप डायबिटीज़ की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हो। तो खाना ही नहीं है मीठा? मीठा खाना ही नहीं। तो चाय कैसे पी जाएगी? देखिए, चाय में तो स्वाद, आप फीकी पीना शुरू करोगे तो आना लगेगा उसमें, अच्छा। लेकिन अगर आप चीनी डाल रहे हो तो चाय में आपने बीमारी डाल दी। और तुम सुबह होते ही बीमारी पी लेते हैं, इसका मतलब शक्कर डाल के? ऐसा हम कह नहीं सकते, लेकिन एक कुछ मायने में सही भी है, क्योंकि एक मैं सिंपल सा लॉजिक समझाऊँ आपको। हाँ जी। एक होता है हमारे शरीर का, जो सब लोग नापते हैं, शुगर का लेवल। हाँ। कितनी आई शुगर, हर आदमी नापता है शुगर कितनी आई। जी। शुगर इतने लेवल से ज़्यादा है तो शुगर है, अब बीमारी नहीं तो नहीं है। हम्म। लेकिन एक चीज़ होती है इंसुलिन लेवल, ये कोई नहीं नापता हाँ। कि मेरे बॉडी का इंसुलिन लेवल क्या है। तो वो अलग से नापना है? इंसुलिन लेवल से ये पता लगता है कि हमारे शरीर में कितना इंसुलिन रिलीज करना पड़ रहा है बॉडी को, अच्छा। शुगर को कंट्रोल करने के लिए। जब हम लगातार शुगर ज़्यादा खाते रहते हैं बचपन से, तो इंसुलिन का काम होता है बॉडी से, वो ब्लड स्ट्रीम से वो शुगर हटाने का। इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है, भंडारण का काम करता है। तो जो शुगर का स्पाइक बॉडी में आएगा, जैसे आप कोई स्वीट डिश खाएंगे तो बॉडी में ब्लड शुगर में एक शुगर का स्पाइक आएगा। हाँ। उस शुगर के स्पाइक को कंट्रोल करने के लिए बॉडी इंसुलिन रिलीज करेगी, और वो इंसुलिन उस शुगर को सेल्स में भेज देगा भंडारण के लिए, जो आपको फैट बढ़ाएगा। हाँ। और हल्के हल्के शरीर को उस इंसुलिन लेवल पे असर नहीं होगा, तो बॉडी को उस इंसुलिन लेवल की आदत पड़ जाएगी, तो बॉडी और ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करेगी। एक दिन इंसुलिन खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से बॉडी में एक इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी कि इतना इंसुलिन रिलीज करना पड़ रहा था पहले, अब और रिलीज करना पड़ रहा है, अब और रिलीज करना पड़ रहा है। तो शुगर बीमारी क्या है? इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ही शुगर बीमारी कहते हैं। अच्छा। जब हमारी बॉडी का इंसुलिन शुगर पूरी कंट्रोल ना कर पा रहा हो, तो हमें बाहर से इंसुलिन लगाना पड़ता है। ये बाहर से ऐसी दवाएं खानी पड़ती हैं जो शुगर कंट्रोल करें, वही तो शुगर मर्ज है। हाँ। तो हमारी बॉडी का अगर इंसुलिन लेवल आपने नापा और वो ज़्यादा आ रहा है जितना होना चाहिए उससे, तो भले ही हमें शुगर ना हो, हम शुगर की तरफ बढ़ तो रहे हैं। हल्के हल्के इंसुलिन लेवल और बढ़ता गया, फास्टिंग इंसुलिन लेवल बढ़ता गया। होमा IR टेस्ट होता है जिसमें हम इंसुलिन लेवल टेस्ट डालते हैं। तो ये धारणा समाज में अब जागरूकता आनी चाहिए कि चाहे हम चीनी है, चाहे गुड़ है, चाहे मिठाइयाँ हैं, जो चीज़ नेचुरल नहीं है, मैं फल खाने को मना नहीं कर रहा हूँ, हाँ। जो चीज़ नेचुरल नहीं है वो शरीर को हानिकारक तो है। उस हानिकारक परिणाम आपको आज नहीं मिलते, कुछ समय बाद मिलते हैं। तब आपको लगता नहीं आपने पूरे जीवन ऐसे खाया पिया उसकी वजह से हुआ। एक आम धारणा है कि कोई शराब पीता है तो उसका लिवर खराब हो जाता है। हाँ। लेकिन आपको हैरत होगा सुन के कि कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है उसका लिवर भी खराब होता है, और शराब जितना ही खराब होता है, नॉन अल्कोहलिक लिवर हेपेटाइटिस भी होती है। अच्छा। NASH बोलते हैं उसे, NaSH। मतलब अब भी हम लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, इसका मतलब सब ऐसे ही चल रहा है।
तो जैसे शराब का आदमी को एक एडिक्शन होता है, हाँ एडिक्शन होता है। मीठे का भी एडिक्शन होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा, मतलब सुबह सुबह चाय को मन करता है, मन करता तो एडिक्शन है ये। आप बिल्कुल। अगर खाना खाएंगे तो स्वतः ही फ्रिज में घूमेंगे, कुछ आज रखा हुआ है क्या इसमें, हाँ हाँ एक हाथ चला जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ तो ये क्रेविंग है, हाँ तलब है। तलब है। जैसे शराब की होती है वैसी मीठी की होती है, और दुष्परिणाम भी जैसे शराब में होते हैं हाँ वैसे मीठे के होते हैं। तो हमें लगता है बच्चा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, बच्चा कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा तो क्या पिएगा, बच्चा जूस पी रहा है, जूस पीने में कौन सी परेशानी है। हाँ हाँ लेकिन नहीं, अब समय के संग ये जागरूकता जरूरी है। नहीं, ये कोल्ड ड्रिंक अच्छी चीज़ नहीं है, ये जहर है। एक कोल्ड ड्रिंक में 20 चम्मच चीनी है। आप एक समझ, कोल्ड ड्रिंक में 20 चम्मच चीनी, चीनी है। तो इतनी हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर्स उसके अंदर है। आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक देती होगी। मैदा, अगर आप मैदा समझे, मैदा इतना रिफाइंड है, चीनी खाने से ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना नहीं बढ़ता, मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। हाँ मैं देखा जाता है। हाँ प्लान से। तो आजकल आप किसी पार्टी में जाएंगे, किसी फंक्शन में जाएंगे, तो आप ढूंढिए कि बगैर मैदे की चीज़ और बगैर चीनी की चीज़, 90% चीज़ें तो आपकी खत्म हो जाएंगी वहाँ पर। हाँ सब चीज़ें यही मैदा हो या चीनी हो, तो खा के क्या आएंगे आगे क्या होगे। तो यही बड़ा इस एक माहौल ऐसा है कि आप बहुत बचोगे कसम खा के, तो भी थोड़ा बहुत खा लोगे, थोड़ा बहुत खा लोगे। और लिबरल रहोगे तो पता नहीं कितना खा लोगे। सही बात है, तो बेधड़क खा रहे हैं हम लोग तो। जी, तो ये अगर मान लीजिए कोई एक इंसान जो डेली एक्सरसाइज करता है 2 घंटा मान लो, ठीक है। लेकिन वो डाइट पे उसका कंट्रोल नहीं है, तो आप देखिएगा जो रेगुलर स्टेडियम भी जा रहा है लेकिन डट के खा रहा है, खाने पीने में उसका परहेज नहीं है, फिर भी उसका पेट निकला हुआ होगा, और कहेगा डॉक्टर साहब मैं तो खूब जिम भी जाता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, लेकिन पेट कम नहीं हो रहा। हाँ धारणा ये है कि हम खा लें और फिर एक्सरसाइज कर लें कर लें। तो बराबर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं है। आप समझिए कि हमारी हेल्थ में 80% रोल डाइट का है। 80% रोल डाइट का है, हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, उससे फर्क पड़ेगा हमारे मोटापा है या नहीं है। 25% रोल एक्सरसाइज का है। तो अगर हमने अपनी खान पान नहीं सुधारा तो हम कितनी भी एक्सरसाइज ज़्यादा करें, क्योंकि हम पूरे दिन तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम काम भी करेंगे, अपना सिटिंग जॉब है मतलब। हाँ। पुराने जमाने की बात अलग है, जो किसान पूरे दिन खेत में काम कर रहा है, हाँ। वो सब पचा लेता था। लोग कहते पहले तो खूब खाते थे लोग। हाँ यही वो कहते हैं। किसान तो पूरे दिन खेत में काम कर रहा है, 8-10 घंटे पर डे काम कर रहा है। सही बात है। आप अगर 1-1.5 घंटा जिम में एक्सरसाइज कर लोगे तो उसको मैच थोड़ी कर सकते हाँ हो। हाँ कि हमने तो एक्सरसाइज कर ली, अब हम सब कुछ खा सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपको अगर मोटापा कम करना है हाँ। तो आपको कैलोरी बैलेंस नेगेटिव आना चाहिए। अगर आपको बॉडी को मेंटेन करना है तो कैलोरी बैलेंस न्यूट्रल रहना चाहिए, जितना आप खा रहे हो उतना आप पचा ले रहे हो, मतलब एक्सरसाइज कर ले रहे हो, कंज्यूम कर ले रहे हो। हाँ जिस किसी का थोड़ा सा वेट ज़्यादा है तो पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस में तो वो है ही। तो डॉक्टर साहब व्यूअर्स हमारे जो सुन रहे हैं, वो आपने तो सारी चीज़ें बंद कर दी, अब कुछ खाना नहीं है, तो फिर क्या खाएं और क्या ना खाएं? देखिए इन जनरल अगर हम देखेंगे, हाँ जी। जो रेगुलर इंडियन डाइट होती है दैट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड पुअर इन प्रोटीन। बिल्कुल। हम लोग यूजली क्या होता है, अगर आपको ध्यान दें कि बचपन से हम रोटी ज़्यादा खा रहे हैं, सब्जी दाल कम खा रहे हैं, सैलेड हम कम खा रहे हैं, प्रोटीन कंटेंट हमारा कम होता जा रहा है, फाइबर कंटेंट हमारा कम होता जा रहा है। पहले गेहूँ नॉर्मल पिसता था, फिर गेहूँ में से चोकर निकालते थे, फिर गेहूँ को रूल करने के बाद चोकर निकालने लगे, फिर मैदे की चीज़ लेने लगे। तो जितना गेहूँ में से फाइबर निकल गया उतना वो रिफाइंड हो गया, उसकी उसकी शुगर क्वांटिटी बढ़ गई और फाइबर क्वांटिटी कम हो गई। तो हमें फाइबर कंटेंट डाइट में बढ़ाना पड़ेगा। अगर जैसे कब्ज हो रहा है किसी को, तो हम इसबगोल की भूसी ला रहे हैं, हाँ वो क्या है? फाइबर है। हाँ फाइबर है। तो पहले तो हम गेहूं में से फाइबर निकाल के मैदा खा रहे हैं, और वही फाइबर हम बाहर बहुत महंगा खरीद रहे हैं मेडिकल से बाद में कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए। बिल्कुल सही। तो ये स्थिति हो गई है। तो आजकल ये कहते हैं कि जो मिलेट्स हैं, बड़ा अनाज है, हाँ। उसका फाइबर कंटेंट बेटर है, क्योंकि जो गेहूं का फाइबर कंटेंट है वो उसकी बाहरी वाली परत में है। जो मिलेट्स हैं वो प्याज की तरह है, हर लेयर में अलग अलग फाइबर शेल है। अच्छा। तो उसका फाइबर कंटेंट अच्छा है। इसके अलावा ज्वार है, रागी जो मंडुवे का आटा बोलते हैं वो है,
बाजरा है, हम्म तो उसमें क्या है, गेहूं के मुकाबले फाइबर ज़्यादा है, हम्म तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, वो शुगर इतनी बढ़ाएगा नहीं, अच्छा। तो वो हमारे लिए बेटर है अनाज। हम्म पहले ज़माने में बड़ा अनाज सस्ता आता था, हाँ लोग सोचते थे जानवर खाने का है हाँ बिल्कुल। और गेहूं खाने। अब बड़ा अनाज स्लोली ग्रेजुअली, जैसे माननीय मोदी जी ने श्री धन कहा है, हाँ। श्री अन्न कहा है, हम्म तो श्री अन्न भी हमारा अब लोगों में उसका ज्ञान बढ़ रहा है, रुचि बढ़ रही है, तो लोग ज़्यादा खाने लगे। हम्म तो मेरी राय में तो अब समय ऐसा आ गया है कि हम गेहूं के बदले मिलेट्स खाएं, हाँ, ज्वार खाएं, जिसे मोटा अनाज कहते हैं। मोटा अनाज खाएं, रागी हाँ। खाएं। उसमें अब खाने लगेंगे तो स्वाद भी आने लगेगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ज्वार बाजरा जाड़ों में खाना चाहिए। बाजरा थोड़ा सा कहते हैं गर्म होता है, हाँ, लेकिन ज्वार तो आप हर मौसम में खा हर सकते हैं, मौसम रागी में। आप हर मौसम में खा सकते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। इनफैक्ट साउथ में और पहाड़ों में तो रागी रेगुलर खाया जाता है। हाँ। ज्वार भी बड़ी अच्छी चीज़ है। और ज्वार में हम ये कहेंगे कि आपका ज्वार जो है, ज्वार रागी या मिलेट जो बनाना थोड़ा टफ होता है, गर्म पानी में आटा गूंदना पड़ता है हाँ। और थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, हम्म इतनी जल्दी रोटी नहीं हाँ, बनती, अच्छी भी नहीं बनती है। और रोटी बहुत एकदम फूल के नहीं हाँ बनेगी, हाँ, अच्छी नहीं बनती उसकी। और स्वाद में शुरू शुरू में आपको लगेगा कि अजीब सा अरे है। बहुत बुरा होता है स्वाद उसका। मैं कहूँगा कि आदत वाली बात हो जाती है। जब आप खाने लगोगे तो आपको स्वाद डेवलप करना पड़ता है किसी फूड का, और जब स्वाद डेवलप हो जाता है तो आपको अच्छा लगने लगेगा। हम्म यकीन मानिए हमारे घर में अब गेहूं नहीं बनती बहुत टाइम से। अच्छा। हम लोग ज्वार खाते हैं, रागी खाते हैं, बाजरा खाते हैं, मिलेट्स खाते हैं। चावल हम लोग ना के बराबर लेते हैं, थोड़ा बहुत ब्राउन राइस ले लेते हैं, अदरवाइज हम लोग सब मिलेट्स लेते हैं। उसका टेस्ट भी बहुत बुरा होता है ब्राउन राइस का। नहीं नहीं, बुरा नहीं, आपको हैबिट बनानी पड़ती हैबिट बनानी पड़ेगी उसी को खाने है। की। आपको जब टेस्ट डेवलप करना पड़ता है कई सारे फूड का, ग्रेजुअली आप बचपन से आप खाने लगोगे तो आदत पड़ जाती है। कहीं आप दूसरी कंट्री में जाओगे तो दूसरा आदमी उस फूड को बहुत अच्छे से खा रहा होगा, हाँ। आपको लगेगा ये बड़ा अजीब सा है, तो स्वाद ही नहीं हाँ। आया, क्योंकि आपने वो खाया नहीं है। खाया नहीं है। तो हर फूड को आपको टेस्ट ग्रेजुअली डेवलप करना पड़ता है। जब आप खाना शुरू करते हो मन को मार के भी, तो हल्के हल्के उसमें स्वाद क्या होता है पता लगता है। तो मैं कहूँगा कि एक तो मैदे का तो बिल्कुल त्याग दें, जैसे बर्गर है, पैटीज है, कोल्ड ये क्या नाम चाउमीन है। है, चाउमीन है, हाँ। मोमोज हैं, ये हाँ। तो बहुत नुकसानदेह चीज़ है। और इसको छोड़ के मैदा तो बिल्कुल छोड़ें, अगर गेहूं नहीं छोड़ पा रहे हैं तो। ठीक है। वरना गेहूं भी छोड़िए, गेहूं की चीज़ें दलिया सूजी भी छोड़िए, और आप आ जाइए मिलेट्स पे और ज्वार पे, रागी पे, बाजरा पे। आजकल मिठाइयाँ भी उसकी बनने लगी हैं। अच्छा। अगर आप देखें तो हर आदमी ज्वार रागी की चीज़ें, कुकीज़ भी बनाने लगा है। तो एक तो सीरियल्स में मैं बताऊं कि ये अपना क्या नाम है, जो आप जो मेन स्टेपल फूड जिसे बोलते हैं, हाँ हाँ। उस पर आप गेहूं का अवॉइड करिए, मैदा अवॉइड करिए। ठीक है। दूसरा, एक बड़ा कंटेंट होना चाहिए डाइट में सैलेड का। हम्म खीरा है, टमाटर है, ककड़ी है, चुकंदर है, ये रेगुलरली हर इंसान को मिनिमम पर डे आधा किलो खाना चाहिए। आधा किलो खाना चाहिए सैलड। हर इंसान को माने 200-250 ग्राम सुबह खाएं, 200-250 ग्राम शाम को खाएं। हम जब खाना खाने बैठते हैं तो सबसे पहले रोटी उठाते हैं और सब्जी से खाना शुरू कर देते हैं, बस यही होता। तो 3-4 रोटी आप खा जाते हो। हाँ, क्योंकि खाना खाने का तरीका ये है कि पहले आप 200-250 ग्राम सलाद खा लीजिए, उसके बाद खाना शुरू करिए। फिर आप खूब सारी दाल और सब्जी खाइए, तब मन करे 1-2 रोटी खा लीजिए आप। तो पेट तो भर गया ना सैलड से। हाँ, पेट ही तो भरना है, हमें पेट भरना नहीं तो है। इंडियन आप लोग- पेट भरिए जी। दाल से जो प्रोटीन देगी, सब्जी से फाइबर मिलेगा, पेट भरिए सैलेड से फाइबर मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट कम करिए बॉडी का, जैसे रोटी है, डाइट में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम करिए, हाँ। तो आपको टेस्ट भी आना शुरू होगा। अगर आप देखें कई सारे लोग विदेश में आप देखेंगे कुकिंग चीज़ें चलती हैं, टीवी में शोज भी आते हैं, वो एक कोई बढ़िया सी दाल बनाते हैं, उसे खाते हैं बैठ के, वो कई बार ब्रेड सर में लेते भी नहीं है। तो आप एक मील जो बनाएं दाल का, ये सब्जी को सब्जी एंजॉय करना सीखिए, दाल को दाल एंजॉय करना सीखिए। खाली दाल खा ले। खाली दाल खा लीजिए, कैसे सब में चलेगा? सैलेड खा लीजिए। वो सब कैसे चलेगा बिना रोटी के दाल? हाँ, ये ऐसा लगता है, लेकिन जब आप इसको आदत डालना शुरू करेंगे और खाना खाने से पहले जब आप 2 खीरे खा लेंगे या टमाटर खा लेंगे, चुकंदर खा लेंगे और 2 बड़ी कटोरी दाल की खा लेंगे, सब्जी खा लेंगे, तो आपको लगेगा नहीं मुझे 2 रोटी की भूख है अब। तो
ग्रेजुअली आप उसको जब डेवलप करेंगे आदत, तो आपको लगेगा कि यार मैं तो कितना लाइट वेट फील कर रहा हूँ। हाँ, आप लाइट वेट फील करेंगे, आपको नींद का मतलब जो नींद पूरे दिन एक्स्ट्रा, हाँ, आती रहती है वो कम हाँ, आएगी। आप रात को प्रॉपर स्लीप लेंगे, आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा, जो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खा सकते हैं। नॉनवेज में जो एग वाइट है बेटर है, एग येलो कभी ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर एग येलो ना लें। प्रोटीन से डॉक्टर साहब याद आया एक सवाल कि प्रोटीन लोग बाहर से बहुत ले रहे हैं, वो गलत है। उसका क्या अगर करें? प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं, हाँ, जैसे आजकल बच्चे जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, तो मैं उसको बहुत एडवाइस नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जितना नेचुरल प्रोटीन हमारे फूड में मिल रहा है उसको लें। अगर आपको नॉनवेज लेना है तो सबसे अच्छी चीज़ है फिश। फिश, फिश लीजिए, हर कोई इंसान हफ्ते में 400 ग्राम 500 ग्राम फिश खा सकता है। तो 100 ग्राम पर डे भी अगर खाते हैं 4-5 दिन, तो 400-500 ग्राम फिश एक नॉर्मल हिसाब से ठीक है। ज़्यादा लेना चाहे तो और भी ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, रेड मीट अवॉइड करें, जैसे मटन है, जैसे कोई और बीफ है, वो नहीं लेना चाहिए, वो सही नहीं है लेना, गलत भी है। और चिकन ले सकते हैं, चिकन खासकर चिकन ब्रेस्ट होता है जो लीन मीट होता है, उसमें फैट कंटेंट कम होता है, वो लीजिए। अच्छा, तो एग में आप एग वाइट लीजिए। एग येलो जो पार्ट होता है, जैसे एग वाइट है उसमें 4 ग्राम प्रोटीन है, जो एग येलो उसमें 4 ग्राम प्रोटीन है। तो येलो पार्ट में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, अच्छा, फैट है, तो येलो पार्ट हटा दीजिए। जैसे आप 4 बॉइल्ड एग रोज लीजिए पर डे, ठीक है, तो किसी एक का येलो खा लीजिए, बाकी 4 जो है 3 अंडे सिर्फ वाइट वाइट लीजिए। तो आपका डेली की प्रोटीन नीड पूरी हो जाएगी। सुबह उठते हैं, आपको लगता है यार मैं बिस्किट खाऊं, चाय से पापा खाऊं, हाँ, रस यही खाऊं, तो वहां से आपने मैदे की शुरुआत कर दी। मैंने की शुरुआत कर दी। तो आप उस समय चाय के संग नट्स ले लीजिए, ड्राई फ्रूट ले लीजिए, भुना चना ले लीजिए। तो लेकिन डॉक्टर साहब चाय भी फीकी पीना है, चावल खाना नहीं है, गेहूँ खाना नहीं है, अब तो ये आपने बड़ी मुश्किल चीज़ें बता दी हैं। ये मुश्किल नहीं है, ये आदत में नहीं है। आदत में आएंगी तो, जैसे मेरे घर में तो शायद चीनी पूरे साल में 1 किलो नहीं आती होगी। अच्छा, यकीन मानिए। ऑयल भी बहुत ना के बराबर आता होगा, नमक भी बहुत कम आता है। आप आदत डालेंगे तो आपको उसी में स्वाद लगने लगता है। तो नमक की जगह क्या करना है फिर? नमक कम करना है, नमक की जगह कुछ और नहीं है, नमक कम करना है। हाँ, कोई नमक की वजह से हमें ब्लड प्रेशर होता है, हम्म, तो सफ़ेद चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप नमक की बात करें, अगर आप चीनी की बात करें, तो ये शरीर को नुकसान करती है। अच्छा, तो हमें नमक की क्वांटिटी कम करनी है, हमें शुगर ना के बराबर यूज़ करनी है। कभी कभी दिल कर रहा है तो चीट कर सकते हैं अपना एंजॉय करने के लिए, हाँ, लेकिन कभी हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार मन करा तो कर लिया। किसी के खाने पीने में गए, अब हमें हम कहें कि हम तो ये नहीं खाएंगे, हम तो ज्वार खाएंगे, तो वो कहाँ से ज्वार बना के देगा? हाँ, बिल्कुल। तो उस दिन खा लिया, उस दिन खा लिया, तो चलो ठीक है, लेकिन रेगुलर घर में नहीं खाया ना बिल्कुल, तो वो भी चलेगा, वो एक चीटिंग भी हो जाएगी थोड़ी बहुत, हाँ। एंजॉयमेंट भी। और यकीन मानिए, जैसे मैं अब मैं खुद की बात करूँ तो, हमारी फैमिली की बात करूँ तो, जैसे हम लोग सिर्फ रेगुलर ज्वार लेते हैं, तो किसी दिन घर में गेहूं बनती है तो लगता है सेलिब्रेशन है, ओफो, आज तो हम, हाँ आज गेहूं खा रहे हैं। तो एक वो जो आपको यूजली लोगों को नान खा के जो फील आती होगी, वो गेहूं खा के वो हमें गेहूं खा के आती है। तो ये एक हाइब्रिड बनाने की बात है। तो जैसा आप आदत डालेंगे शरीर को, वैसे आदत हो जाएगी। ऐसी सवाल एक और मन में आ गया, जी। आपसे पहले भी आपके घर में कोई डॉक्टर हैं? हाँ, मेरे से पहले तो नहीं है, हमारे संग मेरे भाई मेरे संग ही पढ़े हैं, हम्म, वो बच्चों के डॉक्टर हैं। मेरी पत्नी खुद ENT सर्जन है, अच्छा, और मेरी भाभी जो हैं, जो डॉक्टर ललित पीडियाट्रिशियन की वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो हम परिवार में 4 लोग डॉक्टर हैं। अच्छा, लेकिन पहले तो मेडिकल से कुछ जुड़ा नहीं था, घर में बिजनेस ही होता शुरुआत था। आपसे हुई डॉक्टर बनने की? मैं और मेरा भाई बचपन से थोड़ा पढ़ाई में थे, तो खुद से गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिलेक्शन हो गया अच्छा, 94 के ईयर में, और उसके बाद MBBS में निकल गए। फिर हम लोग आगे, मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जरी ले ली, उन्होंने पीडियाट्रिक्स ले तो ली। डॉक्टर साहब जिस मकाम पर आज आप जी। हैं, जब आपने MBBS करा था उस टाइम सोचा था कि यहाँ तक पहुँचेंगे? देखिए, मैं तो भगवान में बड़ा मानता हूँ, मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था। अच्छा, मेरे घर में ऑयल मिल थी और दाल मिल वाला थी। पिताजी लोगों का बड़ा संघर्ष का जीवन रहा है विभाजन के बाद, जब हम लोग माइग्रेट करे सिंध एरिया से इंडिया बरेली, तो बहुत जीरो से पिताजी लोगों ने डेवलप किया। और घर में जब मील वील थी तो मैं काम किया करता था मील में भी,
अच्छा। मोटर जोड़नी है, पटा जोड़ना है, नट कसना है। हम्म। तो मुझे इस तरह से इंजीनियरिंग का शौक हो गया था और मेरा मैथ्स में और फिजिक्स वगैरह में नंबर भी ठीक आते थे, तो मन था कि इंजीनियरिंग करूँगा। माता जी का मन था कि आप मेडिकल क्षेत्र में जाओ, हम्म। और मेरे भाई की जोड़ी थी कि सब में बचपन से संग में पढ़ते थे हम लोग। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग 3 भाई हैं। तो अच्छा। मैं सबसे छोटा हूँ, बीच वाला भाई साहब और मैं संग पढ़ते बचपन से, हर क्लास संग पढ़े। और आर्थिक तंगी थी तो हम लोग एक ही किताब से पढ़ते थे। अच्छा। मैं पढ़ता था, वो सुनता था। तो ऐसी हमारी जोड़ी हो गई थी कि वो किताब उसने देखी नहीं, मैं ही पढ़ता था, वो सुनता था। इस तरह से हमारी एक जुगलबंदी सी हो गई थी बचपन से पढ़ाई की। तो ये भी लगता था माता जी को, अगर हमने अलग अलग क्षेत्र में गए तो सिलेक्शन में दिक्कत ना आए, तो तुम दोनों लोग मेडिकल क्षेत्र में जाओ। कि हमारी मदर का बड़ा मन था कि आप मेडिकल में जाना, और अलग अलग पढ़ोगे, अलग अलग ब्रांच में जाओगे, तो एक मेडिकल में गया, इंजीनियरिंग में, तो हो सकता है दोनों को सिलेक्शन ही ना हो। हाँ। तो माता जी की बात मानते हुए हमने MBBS का एग्ज़ाम दे दिया, हम्म। और भगवान कृपा से वो सिलेक्शन भी हो गया। CPMT हुआ करता CPMT होगा। हुआ करता था 94 में। बड़ा उस समय करीब 50,000 बच्चा बैठता था, और 7 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, हाँ, और कम थे। जनरल से हम आते थे तो करीब 350 सीटें जनरल कोटे में हुआ करती थी। तो भगवान कृपा से फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। फिर ये लगा यार मैं किस क्षेत्र में आ गया, मैं तो इंजीनियरिंग करनी थी, माता जी के चक्कर में मैं इधर आ मेडिकल गया क्षेत्र में आ मेडिकल में। गया, हाँ और मेरा मन नहीं लगता था, जी। और मुझे तो नट बोल्ट कसने थे। तो मेरे एक फ्रेंड के बड़े ब्रदर थे, तो वो मुझे गाइड करते रहते थे। मेरा फ्रेंड इंजीनियरिंग में रुड़की पहुंच गया, हम्म। तो मैं उससे मिलने जाता था कि यार मैं तो अब छोड़ छाड़ के मेरठ से तुम्हारे पास मतलब आपका आ रहा मन नहीं हूँ, लगा उसमें? दोबारा कोचिंग में करता हूँ, और दोबारा मैं अच्छा। इंजीनियरिंग में आऊँगा। हम्म। तो मेरे फ्रेंड के बड़े भाई ने कहा तुम ये मत सोचो, ये भगवान का इशारा है, तुम यहाँ भेजा है, तुम्हें अगर नट बोल्ट कसने हैं तो तुम ऑर्थोपेडिक ब्रांच ले लेना। तो इस तरह से मैं ये बड़ी ऑर्थोपेडिक अच्छी में आ बात आपने गया। कही, नट बोल्ट कसने हैं तो ऑर्थोपेडिक ले लो। जी। मतलब इंसानों के नट बोल्ट कसने लगे आप। तो मुझे लगा कि भगवान ने मुझे एक मुर्दा मशीन का इंजीनियर ना बना के एक जिंदा मशीन का इंजीनियर बना दिया। क्या बात है। तो ये आपकी भगवान की इच्छा होती है, आप सोचते हो कि मैं इस दिशा में जाऊंगा, हाँ हाँ। और भगवान ने आपके लिए कुछ और सोचा होता है। तो कई बार स्वतः कुछ हो रहा है तो होने भी देना चाहिए। होने भी देना चाहिए। हाँ, हाँ। आपको परेशान नहीं होना चाहिए किसी परिस्थिति से। तो आज जो है उसका श्रेय किसे जाता है पूरा? देखिए, श्रेय तो मेरी माता जी को जाता है। उनका बड़ा समर्पण रहा है मेरे लिए, हाँ माता जी जी। पिताजी का। जी जी। बहुत विषम परिस्थितियों में उन्होंने बड़ा हमारा ध्यान रखा है, और जो आर्थिक दिक्कतों से हमें उस समय पढ़ाई के लिए सब कुछ हमें समय मिला, तो सबसे बड़ा श्रेय तो उन्हीं को जाता है। बाकी मैं समझता हूँ कि भगवान की कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आपको किस घर में पैदा किया, क्या अपने माँ बाप ने संस्कार दिए, क्या परिस्थितियाँ दी, क्या आपको बुद्धि विवेक दिया, उससे होता है। और सही परिस्थितियों में सही निर्णय लेते हैं तो आप सही जगह पे पहुँच जाते हैं। शायद इसका मेजर श्रेय इसी बात को है। तो डॉक्टर साहब लक मानते हैं आप, होता है? जरूर, किस्मत तो होता ही है। होता है। होता है, किस्मत तो है ही कि आप किस परिस्थिति में कहाँ पैदा हुए, बुद्धि आपको कैसी मिली, परिस्थितियाँ कैसी मिली, ये तो किस्मत ही है। भगवान की क्या इच्छा रही, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वहाँ पहुँच जाते हो। आप इंजीनियर से डॉक्टर बने, डॉक्टर से ऑर्थोपेडिक सर्जन बने। फिर लगा कि मैं दिल्ली सेटल हो जाऊँगा, क्योंकि MS करने के बाद मन था कि हायर कुछ और करेंगे। हमारी मैडम ENT सर्जन है, मेरी बैचमेट ही है। तो उनका था कि नहीं, दिल्ली में बहुत भागा दौड़ी है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत पोल्यूशन है। तो बैचमेट है, लव मैरिज हुई थी? आप उससे कह सकते हैं, लेकिन वो मतलब हमारा अंडरस्टैंडिंग थी, तो अच्छा अच्छा। परिवार राजी हो गया। तो हम माता जी, हमारी वाइफ का मन था कि नहीं, आपका हमारा जॉइंट फैमिली है, संग में रहेंगे, परिवार के संग रहेंगे। ठीक है। तो भगवान की कृपा है, हम तीनों भाई संग में हैं, माता जी पिताजी संग में हैं, संग में सब लोग जॉइंट फैमिली की तरह रह रहे हैं। तो आज की डेट में जॉइंट फैमिली में रहना, ये भी भगवान की कृपा से जॉइंट संभव। फैमिली से याद आया डॉक्टर साहब जी। कि आजकल जो नए बच्चे हैं वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते। जी। तो आप एक छोटा सा संदेश और दे दीजिए कि कितने फायदे हैं जॉइंट फैमिली के? देखिए, ऐसा है तो दुख सुख का बहुत फायदा है। हाँ। सबसे बड़ा तो दुख सुख का फायदा है। और आप ये समझिए, समाज में जब आप उठते बैठते हो, तो आप अगर सबसे ज़्यादा यकीन कर सकते हो तो अपने परिवार पे कर सकते हो, जो आपके संग में है। और अगर माता पिता का आशीर्वाद आपके सर पे है, आप संग रह रहे हो, उनको दुख सुख में देख पा रहे हो, वो आपको देख पा रहे हैं, उससे बड़ा सुख नहीं है।
माँ बाप को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति आप देख रहे हैं बढ़ रही समाज में। मैं प्रवृत्ति नहीं कहूँगा, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। हम्म कई बार आपके लिए ऑप्शंस ही नहीं होते हैं छोटे शहर में आप कर पाओ। मेडिकल क्षेत्र में तो ऐसा होता है कि ऑप्शंस होते हैं। मेडिकल क्षेत्र के अलावा कई बार इंजीनियरिंग में है बच्चा, अब उसको ऐसी कोई जॉब बनने मिल ही नहीं रही है, तो करे क्या? परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। और जब आप ज़्यादा दूर रहने लगते हो ना, तो एक डिटैचमेंट भी हो जाता है। जब संग रहते हो तो बॉन्डिंग भी बढ़ती है। तो आप जब कहते हैं ना मेरा बच्चा अमेरिका में है और अमेरिका में माँ बाप उसके यहाँ परेशान हो रहे हैं, तो उसका समय के संग अगले 20 साल बाद डिटैचमेंट भी हो जाता है थोड़ा सा, जो मुझे लगता है। अच्छा। और वो डिटैचमेंट, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका प्यार कम हो जाता है, हाँ। लेकिन वो अपनी परेशानियों में होता है, उसकी अपनी परेशानी फैमिली की होती है। तो जब वो सुबह शाम रह नहीं रहा होता है, तो वो परिस्थिति होती है, देख नहीं पा रहा होता है। तो संग रहने से बॉन्डिंग बनी रहती है, प्यार बना रहता है, एक दूसरे की चिंता बनी रहती है। तो मुझे लगता है कि एक जॉइंट फैमिली एक बहुत ऐसी कृपा है जो जरूरी आपको होना चाहिए, रहना चाहिए जॉइंट फैमिली में। डॉक्टर साहब, हम लोग हड्डी की बात कर रहे थे कि कभी हड्डी टूट गई या कुछ और हो गया, तो कहते हैं कूल्हा बदल गया कि घुटना बदल गया, ये सब आप लोग कैसे करते हैं और किन परिस्थितियों में करना पड़ता देखिए, है? ऐसा है कि आजकल आर्थराइटिस का रोग बहुत बढ़ रहा है। और घुटना जोड़ प्रत्यारोपण अब बहुत एडवांस टेक्निक हो गई है। जब किसी का घुटना खराब होता है, जहाँ 2 तरह से बीमारी हो सकती है। एक तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है जो यंग एज पे शुरू होती है, जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, गठिया कहलाता है जो। गठिया कहलाता है। दूसरा एक डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो 50-60 साल की उम्र में आपको शुरू होता है। हाँ जी। तो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस के मरीज ज़्यादा होते हैं, हड्डी थोड़ी घिसने लगती है और वो दर्द करती है, टेढ़ापन आ जाता है, इंसान चल नहीं पाता है। तो पहला इलाज इसका है वजन कम करना। वजन कैसे कम होना है मैं जीवन शैली पे डिस्कस कर चुका, खाना पीना क्या, एक्सरसाइज क्या करना। एक्सरसाइज, हाँ। तो एक खाने पीने के अलावा अगर एक्सरसाइज का पार्ट की बात करें तो एक जीवन में डेली की एक्सरसाइज जरूरी है, वॉक जरूरी है, थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग भी जरूरी है। वेट ट्रेनिंग माने जिम में हम ये नहीं कह रहे ओवरडू एक्सरसाइज करिए, बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल भागी, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन थोड़ा बहुत वेट्स उठाने की हैबिट होनी चाहिए। थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग हमारे शरीर के लिए जरूरी है हर एज में, लेडीज़ और जेंट्स। लेडीज़ को लगता है कि मैंने जिम डंबल उठा लिए तो मेरे कट्स निकल आएंगे, मेरी शक्ल कैसी हो जाएगी, ऐसा धारणा लेडीज़ में रहती है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो करना चाहिए लेडीज़ को भी, जेंट्स जैसी एक्सरसाइज। हर लेडीज़ को, हर जेंट्स को, हर उम्र में एक्सरसाइज और जिम करनी चाहिए जी, हर उम्र में। और ये बिल्कुल मिसबिलीफ है, मिसकंसेप्शन है कि लेडीज़ के कट्स निकल आएंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज डेडिकेटेड तरीके से करें तो निकल आए, बात अलग है। लेकिन डेली की फिटनेस के हिसाब से अगर घंटा भर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसे कोई कट्स निकलने वाले नहीं है, और आपका जो फेमिनिन लुक है वो रहेगा। और लेकिन बहुत अच्छी बॉडी की टोनिंग हो जाएगी, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, और आपकी जो लुक्स हैं बहुत इम्प्रूव कर जाएंगे, आपकी डाइट अच्छी इम्प्रूव कर जाएगी, आपको कपड़ा जो पहनेंगे उसमें बहुत जचेगा, हर तरह से वो आपको फिजिकल एक्टिविटी हेल्प करेगी। योगा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, योग भी करना चाहिए, खास करके प्राणायाम करना चाहिए। तो हम बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी सब चीज़ करनी है। जैसे आप 15 मिनट रोज के योग पे निकालिए, 5-7 मिनट प्राणायाम भी करिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, सेतुबंद आसन करिए, भुजंग आसन करिए, थोड़ा दंड, ये जो सीधे बैठने वाला दंड आसन होता है वो करिए। इसके अलावा थोड़ी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करिए, थोड़ी वॉक करिए। 1-1.5 घंटा अपने शरीर को रोज दीजिए। वो बच्चों का भी नहीं है, वो घर का भी नहीं है, पति का भी नहीं है, वो मेरा है। वो 1.5 घंटा मेरी हेल्थ के लिए, मुझे 1.5 घंटा अपने शरीर को देना है। ऐसा नियम सुबह शाम किसी टाइम पे अपने लिए बना लीजिए। काम में लगे हैं, कुछ टाइम नहीं है लोगों के पास। उस टाइम के अलावा मतलब आपके पास कितना बिजी हो, आपको अपने शरीर के लिए टाइम अगर नहीं निकालेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए अगर आप टाइम नहीं निकालेंगे, तो ये समझिए कि आपको लगता है कि जैसे आज आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। भगवान ना करे कोई अनहोनी होती है, वो इंसान चला जाता है, तो दुनिया तो वैसे ही चलती रहती है। हाँ, बिल्कुल। आपको लगता है सारा भार मैं दुनिया को लेके चल रहा हूँ, लेकिन दुनिया तो अगले पल भी चल रही है, वैसे भी चलती रहती है दुनिया। तो आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए ना, पहले 1-1.5 घंटा अपने शरीर को दीजिए पहले। सबसे ज़्यादा भगवान की जो बेशकीमती चीज़ आपको मिली है वो स्वास्थ्य है, तो सबसे ज़्यादा केयर उस स्वास्थ्य की आपको पहले अपने शरीर की करनी है, अपने बच्चों से, अपने वाइफ से पहले।
क्योंकि आप अगर स्वस्थ हैं तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे। जैसे कहते हैं प्लेन में बच्चों के मास्क लगाने से पहले अपना मास्क लगाइए, बोलते हैं ना। तो पहले अपने आप को स्वस्थ करना है, बिल्कुल सही बात है। फिर आपको बाकी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं आपकी पॉलिटिक्स की। जी। शहर में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप भाजपा में है, काम कर रहे हैं उसमें, तो भाजपा ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? देखिए, बात भाजपा की या उसकी नहीं है, बात है राष्ट्रवाद की, बात है अपने समाज से जुड़ने की, समाज के संग कुछ करने की। और बात है कि मेरा ये मानना है कि मैं इस प्रिंसिपल में बिलीव करता हूँ कि जैसा आपको भगवान ने दिया, किस परिस्थिति में आप मेडिकल क्षेत्र में आए या किसी भी क्षेत्र में गए, आपने पढ़ा, फिर समाज ने आपको अर्निंग दी, तो उसको रिटर्न भी आपको करना है। तो फेज 3 है लाइफ के, लर्निंग फेज, अर्निंग फेज एंड रिटर्न बैक टू सोसाइटी। लर्न, अर्न एंड रिटर्न, ये 3 पार्ट मैं जीवन के मानता हूँ। और रिटर्न आप जितना जल्दी शुरू कर दें उतना आपको अच्छा समय मिलेगा समाज से जुड़ने का। आप अपने लिए करिए, पढ़िए, अपने परिवार के लिए करिए, सही बात है, आपका परिवार भी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये समाज भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज आप जिस परिस्थिति में बैठे भगवान की कृपा से बैठे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज ने जो आपको दिया, समाज को आप लौटाएं। तो आप उसको लौटाने के बहुत तरीके हैं, जरूरी नहीं आप पैसे की मदद कर रहे हो तो लौटा रहे हो। आज आपने एक संस्थान बनाया है, संस्थान से आपने कुछ अर्निंग करी, दोबारा वो अर्निंग संस्थान में लगा दी, तो आपने वो फैसिलिटी, इतनी हाई स्पेशलिटी फैसिलिटी क्रिएट करी उस लोकल एरिया में, पहले नहीं थी। बिल्कुल। तो एक सुविधा क्रिएट करी, वो भी समाज को आपने दिया। भले आप उसके लिए पैसा ले रहे हो, लेकिन एक सुविधा आपने क्रिएट तो करी कि ऐसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपने दिया जो वो सुविधा क्रिएट कर रहा है। एक माध्यम तो ये भी है। दूसरा माध्यम डायरेक्ट होते हैं, जहाँ आप डायरेक्ट चैरिटी कर रहे हो या आप संस्थाओं के थ्रू चैरिटी कर रहे हो, वो भी एक तरीके हैं। आपने हॉस्पिटल की बात करी, तो अभी नीरज मौर्य जी ने कहा था कि हॉस्पिटल वाले लूट रहे हैं। जी। क्या कहेंगे इस पे? मैं ऐसा ना, किसी का कोई पर्सनल कमेंट हो सकता है, लेकिन सच बात है तो ये है कि आजकल हॉस्पिटल जो में इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, बिल्कुल, कि रोज नया इक्विपमेंट। एग्जैक्टली। जब आप खर्चे देखते हैं तो कोई इक्विपमेंट 4 करोड़ का है, कोई 2 करोड़ का है, कोई 3 करोड़ का है। अच्छा। और किसी भी इक्विपमेंट की लाइफ है 5 साल 6 साल, उसको बदलना पड़ता है, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस जाती है। और हर चीज़ में, चाहे स्टाफ है, चाहे बिजली है, खर्च सरकार आपको मानती है कि आप कॉमर्शियल हो, आपके पास हर चीज़ का कॉमर्शियल टैक्स लगता है, आपको बिजनेसमैन माना जाता है। क्योंकि सरकार का सारा टैक्सेशन आपके लिए एज अ बिजनेस माना जाता है। आप डॉक्टर हो, आपका जुड़ाव मरीज से बिजनेस वाला नहीं है, आपका जुड़ाव बिजनेस वाला मरीज से है कि ये मेरा पेशेंट है, ये इसको मुझे ट्रीट करना है। मन का भाव वहाँ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। जब तक मन का भाव जोड़ोगे नहीं, मरीज को फायदा नहीं मिलेगा। ये दोनों तरफ से है। मरीज आप पे मन लगाए, आप पे विश्वास करे तो फायदा होता है, आप मरीज को मन से इलाज करो तो फायदा होता है। तो वहाँ बॉन्डिंग अलग है। सही। अब आप को अस्पताल को चलाना भी है कि खर्चे भी निकालने हैं, तो कॉस्ट तो अगर नहीं निकालोगे तो आप वो सुविधा दे ही नहीं पाओगे। आप प्राइवेट की सुविधा को सरकारी सुविधा से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि सरकारी सुविधा में हम आम जनों का टैक्स का पैसा लगाए तो सुविधा मिल पा रही है। और जैसे आज मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या कोई मेडिकल कॉलेज है, वहाँ सरकार हजारों करोड़ रुपए लगाती है। सही बात। तो सुविधा दे पा रही, तो वो हर चीज़ फ्री कर पा रही, तो कम पैसों में कर पा रही है। तो जो प्राइवेट लोग, आप लोग मशीनें या इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, उस पर सब्सिडी देना चाहिए सरकार को। खैर वो तो एक अलग इशू है। मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे बरेली शहर में आज 400-500 अस्पताल है। हर पेशेंट के पास प्राइवेट का ऑप्शन भी है, सरकारी ऑप्शन भी है, आयुष्मान ऑप्शन भी है। आपको बाजार से कोई कपड़ा खरीदना है, आपके पास 100 दुकानें उस कपड़े की, तो क्या आप लुट के आ सकते हो? नहीं आ सकते, क्योंकि आपको पता मैं सीढ़ी उतर के दूसरे पे चला जाऊंगा, नहीं तीसरे पे चला जाऊंगा। तो ये कंपटीशन का युग है। अगर जो आदमी क्वालिटी सर्विसेज नहीं देगा, जो आदमी कम रेट पे अच्छी सुविधा नहीं देगा, वो कैसे चल पाएगा? ये कंपटीशन का युग है।
अच्छा जवाब है आपका। तो कोई आदमी की मन की धारणा तो हो सकती है, वो कुछ लूज शब्द बोल दे, वो उनको शोभा नहीं देता। हाँ। लेकिन ये एक ऐसा विषय है कि आज की डेट में 80% तो पेशेंट आयुष्मान का ही है। सरकार ने इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है आयुष्मान की, जहाँ 5 लाख तक का इलाज मिल पा रहा है। हाँ बिल्कुल। और जो प्राइवेट में चाह रहा है इलाज कराना, या जिसके पास सुविधा नहीं है, उसको भी वो सब कुछ खर्चे पूछ के इलाज करा रहा है। किसी की कोई आर्थिक परेशानी है तो डॉक्टर वो भी समझ रहे हैं, लेकिन उसको अपने खर्चे भी निकालने हैं। तो मुझे लगता है कि किसी ने पर्सनली क्या कमेंट किया हम उस पर ना जाएं, लेकिन वो बहुत अच्छी भाषा नहीं है। हाँ, आपको अगर टिकट मिल जाता है और आप अगर इलेक्शन में उतर आते हैं, जी जी। तो आपके जो कम्पिटिटिव सामने लोग हैं उनसे कैसे बच के निकलेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो जब चुनाव में जाते हो हाँ। तो पब्लिक सब जानती है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया। हाँ। मैंने जो पिछले 20 साल में किया है वो शायद पब्लिक जानती होगी, और सारा जजमेंट उन्हीं का होगा। मैं अपनी ईमानदारी से अपनी बात रखूँगा, जो मेरे मन में है आगे मैं क्या करूँ समाज के लिए, वो मैं एजेंडा रखूँगा, और मुझे लगता है कि भगवान की कृपा होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करेंगे और नया? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैसे तो कहूँगा कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की जो आयुष्मान योजना है, उसके माध्यम से आज की डेट में हम लोग आयुष्मान में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लाभ लोगों को मिल रहा है। लोगों के घुटने कूल्हे फ्री बदल रहे हैं, ऑपरेशन फ्री में हो रहे हैं, आईसीयू केयर मिल रही है जी। लेकिन निश्चित ही लगातार हॉस्पिटल में जो नया डेवलपमेंट है, नए इक्विपमेंट है, वो आम जन को, जिनके पास ऐसा कोई कार्ड नहीं है, उनको इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं एक नॉर्मल रेट में मिल पाए, ये हमारा प्रयास है। अच्छी से अच्छी सुविधा हम कैसे कम पैसों में दे सकते हैं, ये हमारा प्रयास रहता है। और स्वास्थ्य मंत्री बन गए तो क्या क्या करेंगे? खैर ये बात तो मैंने अभी नहीं सोची, लेकिन निश्चित ही मैं जहाँ भी अगर मैं कोई जिम्मेदारी मिलती है तो मैं अपने पद से न्याय करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो मुझे समय देना होगा, किसी भी पद में मैं रहता हूँ तो प्रैक्टिस जारी रहेगी तब भी? प्रैक्टिस तो देखिए मेरी एक रीढ़ है, बिल्कुल। जैसे जैसा मुझे समय मिलेगा तो ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो उसका मैं ऑल्टरनेट करूँगा। जैसे वर्तमान में भी हॉस्पिटल में और ऑर्थोपेडिक सर्जन भी बैठते हैं, हाँ जी। मेरे पास टीम भी रहती है, और बीच में जब समय मिल पाएगा तो मैं अपना भी काम करूँगा। लेकिन अगर कोई मुझे दायित्व दिया जाएगा तो निश्चित ही मैं उस दायित्व को पे उस निर्णय पे सही उतरने की कोशिश करूँगा कि मैं उस पद को जस्टिफाई कर पाऊँ, अपने काम को जस्टिफाई कर पाऊँ, और उस पद पे रह के समाज हित का जो कार्य और जो विजन हम स्वास्थ्य का देखते हैं अगले 50 साल 100 साल में, देश के लिए, प्रदेश के लिए, शहर के लिए, उस दिशा में हम काम कर पाएँ, ना कि हम 5 साल का काम देख पाएँ, उस दिशा में काम करने का प्रयास करेंगे। आपकी जो विधानसभा होगी या जो भी लोकसभा, अभी फिलहाल विधानसभा की बात करते हैं तो शहर विधानसभा होगी, आपको इस शहर विधानसभा में क्या क्या कमियां दिखाई देती हैं? देखिए, पिछले 10 सालों से खास करके जो योगी जी की सरकार पिछली बार सिलेक्ट हुई आई और अभी 2022 में दोबारा आई, तब से तो बहुत सुधार है, और निश्चित ही लगातार उस पर कार्य कर रहे हैं। हेल्थ क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, और क्राइम हर जगह काम हो रहा है कंट्रोल करने में। जो भी लेकिन एक विकास एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है, तो उस परिस्थिति में जो भी कुछ अच्छा होगा वो किया जाएगा। तो जोड़ प्रत्यारोपण की अगर हम बात करें तो घुटना प्रत्यारोपण और कूल्हा प्रत्यारोपण 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। घुटना अक्सर तब बदला जाता है जब घुटने में टेढ़ापन आ जाए, एक्सरसाइज से, जीवन शैली के परिवर्तन से, इंजेक्शन लगाने से भी दर्द नहीं जा रहा है, दर्द की दवाइयाँ ज़्यादा खाना से नुकसान होता है, तो उस समय जब हमारा लगता है जीवन शैली कि हम रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे, तो घुटना बदलवाने में कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क तो नहीं होता डॉक्टर साहब घुटना बदलने में? देखिए, 1-8% रिस्क तो मैं कहता हूँ कि अब रोड पे चलने में भी है, लेकिन हमें अपाहिज की जीवन भी हम नहीं काट सकते, तो थोड़ा रिस्क लेके 1-8% का तो होता है, नॉर्मल सा रिस्क है, नॉर्मल ऐसी बात नहीं है। हमें वो ऑपरेशन कराना चाहिए, ऐसा कोई भय नहीं है। टेक्निक बहुत एडवांस हो गई है जोड़ प्रत्यारोपण की, हम रेगुलरली कर रहे हैं, आयुष्मान योजना से वो बिल्कुल फ्री हो रहा है। तो कितना टाइम लगता है डॉक्टर साहब वापस चलने में घुटना बदलने के बाद? अगर हम आज किसी का घुटना बदल रहे हैं तो हम अगले दिन उसे चला सकते हैं। अच्छा। मरीज हम अस्पताल से चला के ही भेजते हैं। और कूल्हा बदलता है तो? कूल्हा बदलने के बाद भी हम तुरंत चला सकते हैं।
जैसे किसी का कूला फ्रैक्चर हो गया है, कूला सूख गया है, कूले की टीबी हो गई है, तो या एवियन बीमारी हो गई है, तो हम कूला बदलते हैं और मरीज अगले दिन से चलना शुरू कर सकता है। अच्छा। डिपेंड करता है हमने सीमेंटेड या अनसीमेंटेड कौन सा कूला बदला है। और कभी कभी थोड़ा बहुत रेस्ट देना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर केस में रेस्ट देना नहीं पड़ता और हम तुरंत चला सकते हैं। कोई भी उम्र हो उसमें बदला जा सकता है? ज़्यादातर ये कहते हैं कि जो कम उम्र में ना बदला जाए तो अच्छा है। मजबूरी की बात तो अलग है, जी। वरना हम 60 से ऊपर ही सोचते हैं कि कूला या घुटना बदला जाए, 60 से पहले ना बदला जाए। लेकिन जिनका कूले में एवियन हो गया है वो जल्दी बदलना पड़ता है, जिनके कूले में टीबी हो गई जल्दी बदलना पड़ता है, जिनके हमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से कूला ख़राब हो गया है गठिया से, या घुटना ख़राब हो गया है तो जल्दी बदलना पड़ता है। तो हमें ज़्यादा आयु से 60 से पहले ही बदलना पड़ता है। लेकिन ऐसा है कि जितना लेट बदला जाए तो ज़्यादा बेटर है। गठिया का मर्ज के ठीक हो जाता है डॉक्टर साहब दवा से? गठिया के लिए दवाइयाँ होती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, उसकी दवाइयाँ होती हैं, लगातार खानी पड़ती हैं। डॉक्टर के परामर्श से वो कंट्रोल रहता है और वो नॉर्मल जीवन जीता है। और डिजेनरेटिव आर्थराइटिस उम्र दराज होती है, उसकी दवाइयाँ कुछ होती हैं जो चिकनाहट बनाती है घुटने में, कूले में, वो दवाइयाँ अलग होती हैं। हड्डियों को मजबूत रहें उसके लिए क्या खाना चाहिए, ये रह क्या पूछना? देखिए, मैं एक नॉर्मल डाइट अगर आप जो खा रहे हैं मैंने बताया वही सब वो, और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हड्डियाँ आपकी मजबूत रहेंगी। मजबूत रहें। तो व्यूअर्स आपने देखा कि किस तरह से हमें भाई गेहूं तो छोड़ना ही छोड़ना है, शुगर भी डॉक्टर साहब ने बताया है कि वो भी छोड़ना है, और मोटा अनाज खाना है, ज्वार खाना है, जाड़ों में बाजरा लेना है और ज्वार हर मौसम में खाना है, रागी खाना है। तो बहुत अच्छी जानकारी हमने ली है और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और फिर अगले कार्यक्रम में भी बुलाएंगे और बातें करेंगे बहुत सारी। और डॉक्टर साहब अगर विधायक या सांसद बन जाते हैं तो लाभ भी उठाएंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको बुलाने के लिए।